नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर लेके। तो आज से हम क्या करने वाले हैं, एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं और जिस अध्याय का नाम क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। हम इस अध्याय में या फिर इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा एम क्या रहेगा, हम किन बुक को प्रेफर करेंगे या फिर किन बुक से हम कंटेंट लेंगे, ठीक है, और हम किस तरीके से पढ़ेंगे, उसका स्कीमेटिक मैंने एक अलग वीडियो बना दिया है। जो इससे ठीक पहले वाली वीडियो है वो वहाँ पर है, ठीक है। तो आप एक बार वहाँ पर जाके जो हमारा मतलब प्रोसीजर रहेगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को पढ़ने का, यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे और सबसे लास्ट हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, उसके लिए मैंने क्या बना दी है, एक सेपरेट वीडियो बना दी है, आप उसको देख लीजिए। और वहाँ पर मैंने ये बता रखा है कि जो मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ वो किस लेवल का होने वाला है या फिर वो किन किन स्टूडेंट के लिए उपयोगी होने वाला है, ठीक है। तो वही मैंने क्या करा रखा है, उस वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर और एक नई जर्नी के साथ आगे बढ़ते हैं और उस जर्नी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपकी अपेक्षा है मेरे से, मैं उस पर खरा उतरूं और मैं भी क्या करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा और पूरी मेहनत से आपको यहाँ पर मैं पढ़ाने की, या बोल सकते हैं जो मेरे पास है उसे आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हम फिजिक्स में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, हम जानते हैं फिजिक्स में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमारी लाइफ से या फिर हमारी ज़िंदगी से डायरेक्टली क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो हमारा पहला काम यही रहेगा कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ये हमारी ज़िंदगी से किस तरीके से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकालो और कॉपी पेन निकालने के बाद कॉपी के फर्स्ट पेज में हेडिंग डालो। क्या, सबसे पहले हेडिंग डालो क्या, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और उसके नीचे लिखो कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड यू। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड यू, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ मी भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मी, या बोल सकते हैं कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड यू। अगर कनेक्शन की बात की जाए, जब आप हर रोज सुबह सुबह उठते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो, आप अपना मोबाइल उठाते हो। जैसे ही आप अपने मोबाइल में हाथ लगाते हो उसी समय आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से क्या हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो। इवन हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे मोबाइल का कैमरा हो गया, ये मेरा कंप्यूटर हो गया, ये वाईफाई हो गया, ये पंखा हो गया, ये ट्यूबलाइट हो गया, ये सब किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से हम क्या हैं, हमारे कमरे में हर कोने में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है, ठीक है। यानी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से घिरे हुए हैं। इवन हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं होती। हम जानते हैं कि जो पूरा हमारा यूनिवर्स है, अगर मैं इसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बोलूं, क्या होता है इसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर यूनिवर्स, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा क्या, क्वार्क, ठीक है। अगर आप एमएससी में हैं तो आप फील्ड बोल सकते हो, लेकिन मैं फील्ड से एक स्टेप पीछे की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर यूनिवर्स, तो आपका आंसर क्या होगा, क्वार्क होगा। क्या होगा, क्वार्क होगा। यानी जो हमारा यूनिवर्स है वो किससे मिलकर बना होता है, क्वार्क से मिलकर बना होता है। और आप सब लोग जानते हैं क्वार्क कैसे पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वार्क हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या, अप क्वार्क, और एक होता है क्या, डाउन क्वार्क। इसमें जाना नहीं है, मतलब ये क्या है, कैसे हैं, इनके बारे में कुछ नहीं सोचना। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस पर चार्ज कैसा होता है, प्लस का 2/3 ई के बराबर होता है, और इस पर चार्ज कितना होता है, माइनस का 1/3 ई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इनमें चार्ज होता है। और जो क्वार्क होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन बनाते हैं, ठीक है। जैसे दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर एक प्रोटॉन बनाता है, और एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियस बनाते हैं, या फिर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। और इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर क्या चक्कर, कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट बोल सकते हैं या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, इसके चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। और ये चक्कर किस फोर्स की वजह से लगा पाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कि इस तरीके से लगता है, जो किसकी तरह काम करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह काम करता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और एक किसका निर्माण करते हैं, एक एटम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक एटम का निर्माण करते हैं। और जब दो या दो से अधिक एटम मिलकर किसका निर्माण करते हैं,
मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और जो ये पूरा यूनिवर्स है वो किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। और पदार्थ किससे मिलकर बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इस एटम के बनने में भी किसका रोल है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का रोल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इवन आप मुझे देख पा रहे हैं या फिर मैं आपको देख पा रहा हूं, अगर आप मेरे सामने खड़े होते तो आप मुझे देख पाते या फिर मैं आपको देख पाता, या फिर मैं यहाँ पर जो मेरे सामने ये चीज़ रखी हुई है, मेरे यहाँ पर मेरा कंप्यूटर रखा है, वहाँ मेरा फैन रखा है, वहाँ मेरा बेड रखा है, यहाँ मेरी किताबों का एक मतलब रैक रखा हुआ है, तो मैं इन सबको देख पा रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज इस कमरे में क्या है? लाइट है, एंड लाइट इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट खुद क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तुम्हारा विजन पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं होती तो हम देख ही ना पाते, यानी लाइट नहीं होती तो हम देख ही ना पाते। ठीक है, मैं यहाँ तक ये भी कह सकता हूँ कि आपने सुबह सुबह रोटी खाई होगी या फिर दिन में चावल खाया होगा, तो ये दिन में जो चावल और रोटी खाई है ये भी किसकी देन है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की देन है। नाउ सोचो कैसे? देखो, जो गेहूं है, गेहूं का आटा किससे आया? गेहूं के बीज से आया। और गेहूं का बीज कहाँ लगा? गेहूं की बाली में लगा। और गेहूं की बाली कहाँ लगी? गेहूं के पौधे में लगी। और पौधे का कलर कैसा होता है? हरा होता है। उस पौधे में बाली लगी क्यों? क्योंकि उस पौधे ने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण किया। और प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस किया। और फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? सन से आने वाली लाइट की वजह से पॉसिबल हुआ। और सन से आने वाली लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो हम खाना खा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब समझ में आया कि मतलब किस तरीके से ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, या बोल सकते हैं हमारे ये कितने करीब है। तो मैं लास्ट में एक लाइन बोलूँगा कि इट इज़ नॉट, या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज़ नॉट ए जस्ट ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ ए इमोशन। ये क्या है? एक इमोशन है। इसको कैसे पढ़ेंगे? हम पूरे दिल से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये तो क्या हो गया हमारा कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मी या फिर यू। क्लियर? नाउ इसमें दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे। आप अब शुरू करें, स्टार्ट करें एक स्कीमेटिक तरीके से। नाउ सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस करते हैं। तो हिंट डालो क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक? थोड़ा बहुत आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, तो थोड़ा बताने की कोशिश करो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर मुझे कोई बताना चाहे तो बताओ फटाफट। देखो यहाँ पर दो चीज़ है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल होता है, यानी यहाँ पर चार्ज की बात हो रही होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आ रहा है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, यानी जो क्या हो? स्थिर हो, जो मूव ना कर रहा हो। यानी एक ऐसे चार्ज की स्टडी, यहाँ बोल सकते हैं हाँ, एक ऐसे चार्ज की स्टडी जो क्या हुआ है? रुका हुआ है। ठीक है, तो लिखो, इसमें हेडिंग लिखो। वैसे ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, इसमें एक और वर्ड आएगा क्या? सोर्स चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज। इतना ये डेफिनेशन कौन सी थी? क्लास 12 की डेफिनेशन थी। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में थोड़ा चेंज आएगा। वहाँ पर क्या लिख देंगे हम? स्टैटिक सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज? सोर्स, SURCE। ठीक है, कैसा चार्ज? स्टैटिक सोर्स चार्ज। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी स्टडी अबाउट स्टैटिक सोर्स चार्ज। किसके बारे में डिस्कस करते हैं हम? स्टैटिक सोर्स चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ना यहाँ पर एक वर्ड आया क्या? सोर्स चार्ज। अब क्या होता है सोर्स चार्ज? फिर वैसे यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोर्स चार्ज और एक होता है हमारा क्या? पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले इनको डिफाइन करें तो सबसे एक चीज़ होती है कि हमारे पास सोर्स चार्ज। क्या होती है? सोर्स चार्ज होती है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? टेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है? टेस्ट चार्ज। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये दोनों होते क्या हैं? तो पहली बात तो ये है कि दोनों क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, लेकिन दोनों के नाम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है किसे हम सोर्स चार्ज बोलेंगे और किसे हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर ये है कि वो चार्ज जिसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं, वह चार्ज जिसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं या फिर जिसके हम इफेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं।
और उस चार्ज के इफेक्ट को जिस चार्ज पर हम देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है हमारे, ये मोहन है, ठीक है, ये क्या है, मोहन है, और ये क्या है, सोहन है, ठीक है, ये क्या है, सोहन है। ठीक, हमें क्या करना है, मोहन के हाथ की ताकत को टेस्ट करना है। क्या करना है, मोहन के हाथ की ताकत को टेस्ट करना है, किस पर, सोहन पर। तो मोहन क्या करेगा, अपना हाथ उठाएगा और सोहन के गाल पर थप्पड़ चेप देगा, मतलब थप्पड़ मार देगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या किया, इस मोहन के हाथ की पावर को टेस्ट किया किस पर, सोहन पर। यानी किस पर टेस्ट हो रहा है, मतलब किसका टेस्ट हो रहा है, सोहन, मोहन का टेस्ट हो रहा है, और किस पर हो रहा है, सोहन पर हो रहा है। तो सोहन किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर, टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह, टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। और जो मोहन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर सोर्स चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोर्स चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, किसकी तरह, सोर्स चार्ज की तरह बिहेव कर, ये क्या लिख दिया मैंने, SOURC, सोर्स चार्ज। ठीक, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है मोहन, सोर्स चार्ज की तरह, और जो सोहन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, टेस्ट चार्ज की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो यहां पर भी हम इसको अगर इन दोनों को एक साथ डिफाइन करना चाहेंगे, इन दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे हैशटैग करके लिखो कि वी ऑलवेज सी इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, सोर्स चार्ज का इफेक्ट किस पर देखते हैं, टेस्ट चार्ज पर देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ, एक एग्जांपल तो ये हो गया, ये तो एक सिंपल सा हमारा फिजिकल एग्जांपल हो गया। यानी हमने मोहन के थप्पड़ की ताकत को किस पर टेस्ट, सॉरी हम मोहन था ना, ये मोहन के थप्पड़ की ताकत को किस पर टेस्ट किया, सोहन पर टेस्ट किया। ठीक है, तो सोहन क्या है यहाँ पर, एक टेस्ट करने वाली चीज है, यानी उस पर जो भी आएगा थप्पड़ मारेगा और वो बताएगा कि थप्पड़ इतना तेज था या फिर हल्का था या ज्यादा था। तो उस तरीके से यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है ये बताएगा कि इसका जो इफेक्ट हम देखेंगे, ठीक है, जो सोर्स चार्ज का इफेक्ट देखेंगे वो यहाँ पर ज्यादा है कम है, वो कौन बताएगा हमको, ये टेस्ट चार्ज बताएगा। ठीक है, ओके नाउ अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत ऐसे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, या उससे पहले कुछ और देख ले। देखो उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन। देखो क्लास 12th में हमने चार्ज, ऐसे टेस्ट चार्ज या सोर्स चार्ज के बारे में ऐसे बात तो की होगी, लेकिन हमने उसको क्वेश्चन में नहीं बोला होगा। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन में हमने सोर्स चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज बोल दिया होगा, लेकिन हम क्वेश्चन में उसको हमने इंक्लूड नहीं किया होगा। हमने क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला, चार्ज बोला। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक टेस्ट चार्ज है और एक क्या है, सोर्स चार्ज है। तो इन दोनों क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, यानी इन दोनों क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। यानी इनके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और ये जो मैं स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ, ये बुक के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। मैं ग्रिफिथ से मैंने ये सब कंटेंट ले रखा है, मैं ग्रिफिथ पढ़ता हूँ, वहीं से मतलब जो ये लेक्चर सीरीज है मैं वहीं से तैयार कर रहा हूँ। तो मेरा जो नोटेशन रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पर लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज या फिर सिंबल, ऐसे हैशटैग करके लिखो सिंबल्स। ठीक है, तो सिंबल ओके। सबसे पहले कुछ तरीके से देखो कि मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक टेस्ट चार्ज है और एक क्या है, सोर्स चार्ज है ना। अब मुझे कहीं पर स्पेस पे मेरे पास ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अब स्पेस में इनकी पोजीशन मेरे को चाहिए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर भी रख दोगे तो मैं उसके पास कैसे पहुँचूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट चार्ज या सोर्स चार्ज कहाँ पर है। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड क्या कर दे रहा हूँ, डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कहाँ पढ़ा हुआ है, जो क्या पढ़ा हमने, वेक्टर एनालिसिस पढ़ा, वहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। मैं दोबारा कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने वेक्टर एनालिसिस नहीं पढ़ा है तो पहले आप वेक्टर एनालिसिस पढ़िए, तब जाके इधर आइए। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, बोल सकते हैं दिस इज माई ए कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये क्या है, इसका ओरिजिन है। यहाँ पर कोई एक चार्ज मैंने क्या रख दिया है, क्यू रख दिया है, और कैपिटल क्यू मीन्स होता है यहाँ पर हमारे पास क्या, सोर्स चार्ज। इसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। ठीक है, तो अब से हम जब भी कैपिटल क्यू की बात कर रहे होंगे तो वहां पर हम सोर्स चार्ज बोलेंगे। अगर क्यू सेम है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, या फिर हमें पहचानना पड़ेगा, क्वेश्चन की मतलब लैंग्वेज को देखकर हमें पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज। दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, कि हम जिसका इफेक्ट देख रहे होते हैं वो क्या होता है, सोर्स चार्ज होता है, और जिस पर देख रहे होते हैं वो क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या हो गया, मेरा सोर्स चार्ज हो गया। तो यहाँ पर जो क्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सोर्स चार्ज को। किस पर, सोर्स चार्ज को। ठीक है, तो क्यू इज
सोर्स चार्ज। ओके, नाउ अब इसकी कुछ पोजीशन होगी और पोजीशन को कहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उससे पहले जो टेस्ट चार्ज है उसे मैं यहाँ पर लिख दूँ। अज्यूम करो कि दिस इज माई टेस्ट चार्ज, कहीं यहाँ पर एक मैंने क्या अज्यूम कर लिया, तो दिस इज माई टेस्ट चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू इज रिप्रेजेंटिंग टेस्ट चार्ज, ये क्या है मेरा टेस्ट चार्ज है, क्या है टेस्ट चार्ज है। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ हो कि ये इसको कैपिटल क्यू बोलो, इसको स्मॉल क्यू बोलो, इसका उल्टा भी हो सकता है, इसको स्मॉल बोल दो, इसको कैपिटल बोल दो। मैंने कहा ना बुक टू बुक क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया कैपिटल क्यू, इसे मैंने क्या बोल दिया स्मॉल क्यू बोल दिया। इसका उल्टा भी आपको कहीं पर दिख सकता है। ठीक है, उसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, फिलहाल के लिए जो ये मेरे पास कैपिटल क्यू है दिस इज सोर्स चार्ज, और जो स्मॉल क्यू है वो क्या है मेरे पास टेस्ट चार्ज है। क्या है वो टेस्ट चार्ज है। ओके ना, अब इनकी कुछ पोजीशन होगी, तो पोजीशन को किससे दिखाते हैं, पोजीशन वेक्टर से दिखाते हैं। तो अज्यूम कर लो कि जो मेरे पास सोर्स चार्ज है इसकी पोजीशन क्या है, और क्या है आर कैप है। इसकी पोजीशन क्या बोल दिया मैंने, आर कैप बोल दिया, फिर आर कैप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आर प्राइम। ठीक है, जो आर प्राइम है तो आर प्राइम क्या है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, ये हमने डिस्कस किया था ना वेक्टर पे, तो यूज हो रहा है यहाँ पर। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। तो ये क्या है मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज है। उस तरीके से मुझे इसका पोजीशन वेक्टर भी चाहिए, तो यहाँ से ड्रॉ होगा, कहाँ से होता है ओरिजिन से ड्रॉ होता है। तो दिस इज माई पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज बोला नहीं, क्या हो जाएगा टेस्ट चार्ज, एंड दिस इज आर, ये क्या होता है आर वेक्टर होता है। ठीक है, स्मॉल आर की बात हो रही है, तो जो स्मॉल आर है यहाँ पर, तो ये क्या है मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज है ये, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज। क्लियर। नाउ एक चीज और ना, अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, एंड दिस सेपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेशन वेक्टर, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं। तो इसे सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं, सेपरेशन वेक्टर बोलते हैं हम इसको। दिस इज सेपरेशन वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा सेपरेशन वेक्टर, एंड दिस सेपरेशन वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली आर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, कर्ली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज कर्ली आर, एंड दिस थिंग रिप्रेजेंटिंग द सेपरेशन वेक्टर बिटवीन क्यू एंड स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। तो जो मेरे पास क्या है आर वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, दिस इज कर्ली आर, एंड दिस इज सेपरेशन वेक्टर ऑफ बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो दिस इज सेपरेशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज के बीच का जो सेपरेशन वेक्टर है उसको हमने कैसे दिखा दिया है, दिस कर्ली आर से दिखा दिया है। ठीक है, इस कर्ली आर को मैं लिख सकता हूं, देखो यहां से, तो ये क्या है मेरा एक ट्रायंगल है और यहां पर तीन वेक्टर हैं, तो ट्रायंगल लॉ लगा दो। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो यहां से मेरे पास आर प्राइम इज प्लस का कर्ली आर वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आर वेक्टर आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से कितना, अगर मैं कर्ली आर निकालूं तो कर्ली आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज आर वेक्टर, एंड माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास आर प्राइम वेक्टर। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, तो ये क्या निकल गया मेरा कर्ली आर निकल गया। तो कर्ली आर इक्वल टू क्या होगा, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। ठीक है, एंड अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ मैं, इससे किसकी बात करता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ली आर, तो दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, ये दिस इज आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कर्ली आर, यानी सेपरेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, इतना है। कभी कभी हमें क्या चाहिए, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो कर्ली आर कैप अगर मैं क्या निकालना चाहूँ कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ली आर, तो अगर यहाँ से क्या निकालना चाहूँ मैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ली आर वेक्टर, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा मेरा कर्ली आर कैप होगा। तो कर्ली आर कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर कैसे लिखते हैं आर कैप, या फिर बोल सकते हैं सॉरी आर वेक्टर, कर्ली आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, या फिर कर्ली आर। ठीक है, तो दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कर्ली आर। ठीक है, मेरा कर्ली आर थोड़ा सा गंदा बनता है, तो आप अगर अंग्रेजी मीडियम से हैं, सॉरी इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आपका ऑब्वियस सी बात है अच्छा बनेगा। मैंने तो ये ज़बरदस्ती बनाना सीखा है जब मैं बीएससी में था। ठीक, या मैंने एक कहानी भी सुना रखी है आपको, वो कहानी आपको पता होगी, आप देखना एक लेक्चर में जाके, वहाँ पर मैंने बता रखा है कि मेरा ये आर किस तरीके से बनना स्टार्ट हुआ। ओके,
तो ये तो किसके बारे में हो गया, हमारा रिप्रेजेंटेशन के बारे में हो गया कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ ये समझ में आएगा ना कि टेस्ट चार्ज क्या होता है और सोर्स चार्ज क्या होता है। अब बात करते हैं इनके मोशन के बारे में। क्या ये टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज मूव कर रहे होंगे या फिर स्टेशनरी होंगे या फिर क्या कर रहे होंगे या फिर एक्सेलरेटेड होंगे, कैसे होंगे? देखो, जैसे कि टॉपिक का नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब स्टैटिक, रुका हुआ। वो भी कौन सा चार्ज, किसकी स्टडी कर रहे हैं हम एक्चुअल में? स्टैटिक सोर्स चार्ज की स्टडी कर रहे हैं। तो जो सोर्स चार्ज होगा वो हमेशा कैसा होगा, रुका हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हैशटैग करके लिखो इस, तो आप इसके नीचे लिखना, तो यहाँ पर लिखो हियर सोर्स चार्ज इज, हियर सोर्स चार्ज इज स्टेशनरी। कैसा होता है, रुका हुआ होता है। बट टेस्ट चार्ज कैन बी मूविंग और एट रेस्ट, ठीक है। लेकिन जो हमारा कौन सा होता है, टेस्ट चार्ज होता है, वो मूव भी कर रहा हो सकता है और रुका हुआ भी हो सकता है। हम टेस्ट चार्ज को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, सोर्स चार्ज की स्टडी कर रहे हैं। तो वही क्या है, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्लियर है इतनी बात? ओके ना, अब इतनी चार्ज की बात हो रही है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या, चार्ज, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो मैं सब मिटाऊं, ठीक, इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें नई हेडिंग डालते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है। हेड लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो वेरी गुड। अब हेड डालो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, कोई बताएगा मेरे को? ठीक है, क्लास 11th में पढ़ा होगा, सॉरी क्लास 12th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है करके। फटाफट नीचे कमेंट में लिख डालो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, मेरे मिटाने तक लिख जाना चाहिए, ठीक है। ओके, फटाफट लिखो, फटाफट लिख लिया, देखते हैं। अरे यार मुझे पता नहीं लिखा होगा। ओके देखो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या फिर सिंपल चार्ज ही बोलते हैं, या फिर सिंपल चार्ज। क्या होता है चार्ज, ठीक है। ओके देखो, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी या फिर बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर है। जैसे कि आपने क्लास 11th में मास के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। मास क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके दादाजी आपसे पूछ ले कि बेटा ये मास क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि दादाजी मास किसी एक पदार्थ की या फिर किसी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो मास क्या करता है, किसका एक्सपीरियंस करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास क्या है, ये मार्कर है, इस मार्कर के पास कुछ मास है और ये मार्कर क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सपीरियंस करने के पीछे जो रीजन है या फिर जो कारण है वो क्या है, इसका मास है। अगर इसका मास में 0 कर दूं, कैसे करके इसका मास में 0 कर दूं, तब इस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल होगा ही नहीं, इस पर वो एक्ट करेगा ही नहीं या फिर उसको वो एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं, ठीक। तो अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सपीरियंस करना है। ज़्यादा अगर मैं क्या बोलूँ, प्रिसाइज वर्डों में बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सपीरियंस करना है तो मुझ में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस करना है तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए, या बोल सकते हैं सिंपल चार्ज होना चाहिए। तो चार्ज क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एक मैटर की जिसकी वजह से वो किसका मतलब किसको फील करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर पाता है, एक्सपीरियंस कर पाता है, ठीक है। तो लिखो, ये समझ में आया ना क्या बोला मैंने? ओके, तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर सिंपल चार्ज। तो इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज फिजिकल property of any matter due to which it experience electric and magnetic field, electric and मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आपको एक बड़ी मतलब एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये मैं लिख रहा हूँ, मैं ये लिख पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पता है आपको, एक बार सर्च करना कि मतलब जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये जो मैं लिख पा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से लिख पा रहा हूँ मैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लिख पा रहा हूँ, ठीक है। जिसके आप सब लोग थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करो मैं ऐसा मैंने क्यों बोला, या फिर आपके लिए होमवर्क छोड़ दूँ, देखो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ओके, देखो क्या है यहाँ पर, ये मेरे पास इंक है इसके अंदर, और इंक के अंदर क्या होता है, मास होता है। तो जैसे मैंने इस पर लिखा क्या होना चाहिए था, ग्रेविटी ने इसको नीचे खींच लेना चाहिए था, और जो ये मेरे पास जो इंक है वो नीचे गिर जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या होगी, यहाँ पर चिपक गई। तो यहाँ पर चिपकने के लिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वो नहीं होता, उत्तरदायी नहीं होता, उसको तो क्या कर देता, नीचे गिरा देता इसको। तो यहाँ पर एक चिपका, और इसके पीछे का रीजन क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिकॉज हमारे पास सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स तो हो नहीं सकते, ग्रेविटी यहाँ पर लग रही है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है इस बोर्ड और इस इंक के बीच जो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, और वो फोर्स क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या हो रही है, यूज हो रही है, ठीक है। अब देखो दोबारा वापस आए, थोड़ा भटक गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। ओके, नाउ सिंस वी नो चार्ज आर 2 टाइप्स, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। चार्ज आर 2 टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, हम सब जानते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, पॉजिटिव चार्ज, एक होता है क्या, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे टाइप का चार्ज क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। दूसरा चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। पहले टाइप का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे टाइप का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, या बोल सकते हैं अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर सी स्टोरी मतलब है, आप अपनी बुक में आप जब पढ़ोगे, आप 11th की बुक उठा कर पढ़ोगे या फिर कोई भी एक अच्छी बुक उठा कर पढ़ोगे, तो वहाँ पर क्या दी होती है, एक इससे रिलेटेड बहुत सालों पहले की बात है, ग्रीक में कोई एक फिलोसोफर थे, या बोल सकते हैं कोई भी एक इंसान था, उसने क्या किया, एक सूत के कपड़े को, या बोल सकते हैं किसी भी एक कपड़े को एक कांच की छड़ से या फिर किसी छड़ से ऐसे रब करा। फिर उसने पाया कि जो छड़ है वो क्या कर रही है, हल्की हल्की चीज़ों को अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और ये एक्सपेरिमेंट हमने सब ने ये किया हुआ है कभी ना कभी अपनी लाइफ में, ठीक है। वो जो अट्रैक्ट करना है किसी चीज़ को, मतलब जो छोटे कागज़ के टुकड़ों को वो अट्रैक्ट कर लेता है वो पेन, उसके पीछे का रीजन क्या है कि वहाँ पर क्या आ गया है, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ पेन, ठीक है। पेन के मटेरियल पर बेस्ड होगा कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। पहले मैंने सोचा जो एक्सपेरिमेंट वहाँ पर हुआ है, मतलब उसको मैं यहाँ पर एक बात दोहराऊँ, ठीक है। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, वॉल्टर लुइस सर के वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रिक जो वहाँ पर क्या था, अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल पेपर्स ड्यू टू दिस पेन व्हेन वी रब दिस पेन विथ ए क्लोथ, ऐसा आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा वॉल्टर लुइस सर का। लेकिन मैं अभी उस एक्सपेरिमेंट को कर सकता था, लेकिन अभी वो नहीं हो पाएगा। क्यों, मतलब हो भी पाएगा लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि अभी जो ह्यूमिडिटी है, बोल सकते हैं, देखो मेरे को पसीना आ रहा है, ठीक है, ये पसीने से क्या होता है, चार्ज उतने अच्छी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना अच्छा वो क्या हो पाता है, एक्सपीरियंस, मतलब उतना अच्छा वो एक्सपेरिमेंट हो पाता है। आप लोगों ने एक बात गौर की होगी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मतलब जो लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, वो जिम जाते होंगे। और जाड़ों में क्या होता है, जैसे कोई शाम का जिम जाता है या फिर सुबह जिम जाता है, तो जैसे कोई शाम की जैसे शिफ्ट है, वो जिम जाता है किस समय, शाम को जैसे जिम जाता है, तो क्या करता है, ऐसे मतलब दिन भर ऐसे कंबल के अंदर बैठा होता है, किताब पढ़ रहा होता है, जो भी कर रहा होता है जैकेट पहन के, और शाम को जूते पहनता है और कहाँ चल देता है, जिम चल देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जिम का दरवाजा कैसा होता है, लोहे का होता है या फिर वो अर्थ से कनेक्टेड होता है, जैसे ही जिम के दरवाजे में हाथ लगाता है उसे क्या लगता है, शॉक लगता है, ठीक है। और शॉक क्यों लगा, क्योंकि उस समय क्या था, ह्यूमिडिटी कम थी, यानी जाड़ों के दिन थे, ह्यूमिडिटी कम थी, ठीक है, यानी बोल सकते हैं वातावरण में ऊष्मा कम थी। तो जाड़ों के दिन में ऐसा होता है, तो होगा क्या, उसमें क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, या बोलते हैं उसमें एक्सेस ऑफ चार्ज हो जाता है। और जैसे वो दरवाजे को हाथ लगाता है, उसका एक्सेस ऑफ चार्ज दरवाजे से होते हुए कहाँ चले जाता है, नीचे अर्थ में चले जाता है, जिसके कारण उसे क्या लगता है, झटका लगता है, और कभी कभी वो बहुत पेनफुल भी होता है। लेकिन अब वही चीज़ जब आप गर्मियों में करते हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब उस समय गर्मियों में आपको झटका नहीं लगता है। तो अभी दिन कैसे हैं, गर्मियों के हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता कि किस तरीके से किसी एक रॉड में हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय रबिंग दिस रॉड, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाएगा लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं होगा, ताकि मैं आपको उस चीज़ को यहाँ पर कैमरे में दिखा पाऊँ। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट आप जाड़ों में कर सकते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम थोड़ा मजाक की तरह लेते हैं, जैसे हमारे घर में छोटे भाई बहन होते हैं या फिर हमसे कोई बड़े भैया हैं,
तो उनसे बोलिए कि वो एक चेयर में बैठ जाए, और वो चेयर कैसी होनी चाहिए, जैसे हमारे घर में प्लास्टिक की चेयर होती है उससे पीछे छेद होते हैं, ठीक है। तो आप एक सूखा तौलिया लीजिए और उनको बैठाइए, और जाड़ों के दिन होने चाहिए, ये आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और पीछे से ऐसे मारिए, ठीक है, पीछे से मारिए, उससे किससे, तौलिए से। होगा क्या, तौलिए से जब आप उसमें मारोगे तो वहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है कुछ चार्ज किस में चला जाए, आपके भैया में चला जाए, या फिर जो आपका छोटा भाई है उसमें चला जाए, ठीक है। तो उस जो आपका भाई है उससे ये बोलिए कि वो अपने पैर को नीचे जमीन पर ना लगाए। अगर जैसे जमीन पर लगाएगा तो जैसे ही आप उस पर चार डालोगे तो वो उससे थ्रू होते हुए जमीन में चला जाएगा। ओके, आपने उसको मारा, ऐसे मारा, उससे बोला पैर ऊपर रखे रहना। फिर आप क्या करना, फिर जैसे ये आपका भाई है, ठीक है, ऐसे कुर्सी में बैठा हुआ है, आपने उसको पीछे से मार दिया, कम से कम 1 मिनट तक ऐसे मारते रहना। फिर उसके सामने आना और उससे बोला मुंह ऐसे आगे कर। फिर हल्के से अपने पाँव को नीचे रखे रहना, मतलब आप ऐसे खड़े हो, फिर हल्के से उसकी नाक में से उंगली लगाना। होगा क्या, आप क्या हो, एक कंडक्टर हो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या होती है, एक कंडक्टर होती है। तो जैसे ही आप उसके नाक में उंगली लगाओगे तो उसमें जो एक्सेस ऑफ चार्ज आ रखा है आपके मारने की वजह से, वो चार्ज कहाँ आएगा, आप में आना स्टार्ट होगा, मतलब मुझ में आएगा। अगर मैं हाथ लगाऊँ तो मुझ में आएगा, आप हाथ लगाओगे तो आप में आएगा, और जैसे ही आप में आएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पर तहलका होने वाला है। अगर बड़ा भाई है तो आप चाटा खाने वाले हो, छोटा भाई है तो वो रोने वाला है। क्यों, क्योंकि होता क्या है, उसका चार्ज जैसे आप में आएगा वो चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करना मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको क्या लगेगा, झटका लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट है जो वातावरण को देखकर किए जाते हैं। तो अभी वो करने क्या है, पॉसिबल नहीं है। हो भी जाएंगे तो बहुत मतलब माइनर सा हमको देखने को मिलेगा, तो उससे आपको कोई मजा आने वाला है नहीं। तो फिलहाल इस चीज़ से काम चलाते हैं, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज से क्या करते हैं, काम चलाते हैं। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 2 टाइप के चार्ज होते हैं। ओके, एक क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज। और हम सब लोग जानते हैं कि दो सेम चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहीं पर लिख दो कि सेम चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज रिपेल ईच अदर। तो यानी सेम चार्ज अट्रैक्ट स्पेलिंग क्या होती है, अट्रैक्ट ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। यानी जो सेम चार्ज होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित, क्या लिखा मैंने, अपोजिट चार्ज, सेम चार्ज, ओह कोई तो सब लिख दिया, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मैंने पहले भी ये बोला था क्या, जब फर्स्ट लाइन बोली थी मैंने, सॉरी यार अगर वैसा मैं बोला होगा, मेरे को याद नहीं मैंने क्या बोला, लेकिन हाँ जो मैंने लिखा वो गलत लिख दिया था। अब मैंने क्या कर दिया, सही कर दिया है कि सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्ज करने का मतलब कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इधर को धक्का देगा और ये इसको इधर को धक्का देगा, ठीक है। और अगर मेरे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये इसको इधर को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला इसको इधर को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव को इधर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक नेगेटिव हो और दूसरा भी नेगेटिव हो, दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों इधर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये इसको इधर को रिपेल करेगा और ये इसको क्या करेगा, इधर को रिपेल करेगा, ठीक है। और अगर ये वाला नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, अगेन ये क्या है, अपोजिट चार्ज हैं, तो ये दूसरे क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दूसरे क्या करेंगे, इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे। ओके, नाउ एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए एज ए फिजिस्ट या फिर फिजिसिस्ट या फिर एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, कि मतलब हमारे पास चार्ज 2 होते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चार्ज कितने होते हैं हमारे पास, 2 टाइप के होते हैं। तो ये जो नामकरण है ना यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज किसने रखा आप जानते हैं। ये नामकरण किया था सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे उस टाइम पर ना, वो चिंटू मिंटू भी रख सकते थे, एक का नाम चिंटू एक का नाम मिंटू। तो यही क्यों रखा कि इसका नाम पॉजिटिव चार्ज और इसका नाम नेगेटिव चार्ज। तो अगला क्वेश्चन ये आता है, कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मतलब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव क्यों बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव क्यों बोलते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अगर इनका ये नामकरण किया तो किस बेसिस पर किया, उसका आधार क्या है, ठीक है। जैसे हमारे घर में भी कि जैसे पंडित जी आते हैं हमारा नामकरण करते हैं, और अगर उनको किसी को दिखता है, जैसे वैसे तो मैं हाथ की लकीरों पर विश्वास नहीं करता हूँ, वैसे हाथ देख के या फिर मस्तिष्क से देख के उसको कहते हैं कि इसका नाम अजय रखो, इसको कभी कोई नहीं हरा सकता, तो ये अजय है, ठीक है, क्लियर है बात। तो उसी तरीके से इनका नाम, एक का नाम पॉजिटिव और एक का नाम नेगेटिव, ऐसा क्यों रखा गया, देखो इसके पीछे का रीजन है।
देखो जैसे मेरे पास क्या हो, मान लिया मेरे पास इस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज है, कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, और एक मैंने इसमें क्या डाल दिया, और +2 चार्ज और डाल दिया, ठीक है। जैसे मान लिया एक बॉडी है मेरे पास, माना एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। जैसे आप ही हो जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपने भैया पर इस तरीके से वो तावल मार रहे थे, तो पहले आपके भैया पर कोई चार्ज नहीं था, 0 चार्ज था। आपने क्या किया, जैसे आपने एक बार ऐसे मारा, ठीक है, एक बार ऐसे मारा, तो हो सकता है आपके भैया से कुछ इलेक्ट्रॉन चिपक कर किस में आ गए हो, तौलिए में आ गए हो, और आपके भैया में क्या हो गया, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी माना उसमें 2 कूलाम। ओके, एक चीज़ और, कूलाम बोला तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, आपको पता है ना, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, तो लिख दो यहाँ पर यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। जो यूनिट ऑफ चार्ज होती है क्या होती है, कूलाम होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, क्या होती है, कूलाम, एंड रिप्रेजेंटेड बाय सी, सी से कूलाम मतलब जो साइंटिस्ट कूलाम है उनके नाम पर, सी किससे दिखाते हैं हम उसको, सी से दिखाते हैं, और कूलाम होती है। और एक चीज़ और, एक कैसी यूनिट है, वेक्टर है या स्केलर है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, चलो वापस आओ, देखो क्या हुआ, आप ये आपके भैया हैं, आपने उन पर ऐसे तौलिया मारा, तौलिया मारते ही क्या हुआ, उन आपके भैया से कुछ इलेक्ट्रॉन चिपक के उस तौलिए के साथ आ गए, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो किस चार्ज की एक्सेस होगी, पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस होगी, माना उसमें 2 कूलाम पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपके भैया में कितना कूलाम पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 कूलाम पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, एक मिनट, उसके बाद क्या हुआ, तार फंस गया, उसके बाद क्या हुआ, आपने दोबारा तौलिया मारा, यूं करके दोबारा तौलिया मारा, तो उस पर आपके भैया पर अगेन कितना आ गया, यानी उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया आपके पास आ गए दोबारा से, और अगेन आपके भैया पर 2 कूलाम चार्ज और आ गया, ठीक है। अब आपके भैया पर नेट चार्ज कितना हुआ, तो कैसे निकालोगे आप कि 2 कूलम एंड फिर प्लस 2 कूलम, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 4 कूलम, और कैसा, प्लस का पॉजिटिव 4 कूलम हो गया, ठीक है। अब आपके भैया पर कितना चार्ज हो गया, प्लस का 4 कूलम क्या हो गया, चार्ज हो गया। उसी तरीके से अगर ऐसा न होकर ऐसा हुआ होता, दूसरा केस हुआ होता, यानी अगेन ये आपके भैया हैं, ठीक है, आपने से तौलिया मारा, अभी क्या हुआ, तौलिए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले गए, आपके भैया में चले गए, तो इस टाइम पर आपके भैया में मान ला कितना चार्ज आ गया, -2 चार्ज आ गया, क्योंकि वहां पर क्या गए, इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसमें कितना चार्ज आ गया, -2 कूलम चार्ज आ गया, किस पर, आपके भैया पर। अगेन आपने दोबारा तौलिया मारा, तो आपके भैया पर कितना चार्ज आ गया, इस तरीके से, अगेन माइनस कितना आ गया, -2 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है, अगेन कितना आ गया, -2 कूलम चार्ज आ गया। तो अब नेट चार्ज कितना हुआ, अगेन दोनों को ऐड कर दोगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -2 कूलम, और फिर प्लस क्या आ जाएगा, -2 कूलम, एंड दिस विल बी इक्वल टू -4 कूलम। तो आंसर कितना आया, -4 कूलम आया, ठीक है, आंसर कितना आ गया, -4 कूलम आ गया। अगर कुछ ऐसा हो कि अगेन ये आपके भैया हैं, आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा किया कि एक तौले से मारा, अभी आपने 2 तौले लिए, एक हरा और एक दो अलग अलग तरह के तौलिए, एक मतलब लाल ले लिया, मतलब 2 अलग अलग तौलिए ले लिए, ठीक है, ऐसा मान लिया। ओके, तो पहली बार आपने जो पहला वाला तौलिया था उससे मारा थे यूँ करके, जैसे ही मारा तो अज्यूम कर लो कि आपके भैया पे कितना चार्ज आया, -2 कूलम चार्ज आया, ठीक है। मतलब इस समय क्या हुआ, तौलिए के इलेक्ट्रॉन किस पर गए, भैया पर गए। लेकिन जब आपने जो दूसरा तौलिया था, दूसरा तौलिया जब यूज किया, तब जब आपने मारा तो उस समय क्या हुआ कि तौलिया में क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी आपके भैया में कितना चार्ज आ गया, अगेन से प्लस का 2 कूलम चार्ज आ गया। जब दूसरी बार मारा तो आपके भैया से इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, तौलिया में आ गए, तो आपके भैया पे कितना कूलम चार्ज आ गया, अभी +2 कूलम चार्ज आ गया। अभी नेट चार्ज कितना हो गया आपके भैया पे, अभी नेट चार्ज हो गया -2 कूलम प्लस का 2 कूलम, तो नेट चार्ज कितना हो गया यहाँ पर 0 कूलम, कितना चार्ज हो गया, 0 कूलम चार्ज हो गया। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर तो चार्ज का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, उसी तरीके से हो रहा है जैसे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेम चीज़ तो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम वैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जैसे हम पॉजिटिव नंबर को क्या करते हैं, ऐड, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के सिमिलर इनका क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। उसके बेस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रखा। क्लियर होगी बात इतनी, तो समझ में आया कि नामकरण कैसे पड़ा, ऐसे पड़ा। ओके, अब देखो, अब एक चीज़ यहाँ पर आई कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस को ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर केस में आपके भैया का नेट चार्ज कितना है, 0 है। और जब भी किसी बॉडी का नेट चार्ज 0 होता है तब हम बोलते हैं वो बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो उसके लिए एक नया स्पेशल नाम है, वो चीज़ क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर हैशटैग करके लिखो, एनी बॉडी हैविंग
जीरो नेट चार्ज, जीरो नेट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। और इस केस में आपके भैया कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। जनरली मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो भैया हम जहाँ हाथ लगा रहे हैं वहाँ हमको क्या लग रहा होता, झटका लग रहा होता। मैं इधर हाथ लगा रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, उधर हाथ लगा रहा हूँ, मैं तब भी ऐसा कर रहा हूँ, मैं कहीं भी हाथ लगा रहा हूँ तो ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। अब ऐसा ऐसे का फील मतलब झटके का फील क्यों नहीं होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सारे कहाँ होती हैं, इस सिचुएशन में होते हैं, यानी क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और कभी कभी ऐसे संयोग बैठते हैं कि हमारा जो कभी कभी जो बॉडी है या फिर मैटर है उसमें क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ चार्ज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या लगता है, झटका लगता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो किसकी बात होगी, हमारे चार्ज की बात होगी, और कितने टाइप के चार्ज होते हैं उसकी बात होगी, और सेम चार्ज क्या करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं उसकी बात होगी। अब हेड डालो क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेड डालो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है। मिटाऊँ इसको, मैं मिटाता हूँ, ओके, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इतनी देर में, तो बहुत तेज हो आप वैसे भी। अगले अगला जो है हमारे पास वो चीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, फटाफट करते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारे पास क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है जो बहुत फेमस प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, इससे पहले आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी होगी, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए आपने मोनोलॉग याद किया होगा, या बोल सकते हैं हाँ मोनोलॉग ही बोलते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम फ्लो में याद कर लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं। हमने क्या याद किया था एनर्जी के केस में, कि एनर्जी भी कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सेम चीज़ किसके लिए होगी, चार्ज के लिए होगी, कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, चार्ज आपके भैया से तौलिए में या फिर तौलिए से आपके भैया में क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। आपने कोई भी नया चार्ज क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिख दो कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो लिखो चार्ज can't be create and can't be destroyed it can only transfer from one form या फिर one form नहीं, one body टू अनदर बॉडी, ठीक, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, नहीं क्रिएट हो सकता है और नहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका आगे लिखो, इट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा क्या होगा, थोड़ा क्लास मतलब 9th 10th की मतलब फील दे रहा है थोड़ा सा, और इसको मतलब एक बोल सकते हैं हम हायर स्टैंडर्ड के लड़के हैं या बोल सकते हैं स्टूडेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लिखना चाहें तो यहाँ हम लिखते हैं कि फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक। अगर मेरे पास कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है तब उस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर लिखो फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, for any isolated system charge is always conserved, ठीक है। एक टर्म है यहाँ पर क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, हमारे 3 साल तो इसी वर्ड को सुनने में चले गए, ठीक है, 2019 2020 और 2021, आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन का मतलब अलग हो जाना, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसके आसपास कुछ नहीं है,
ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम यानी एक अलग सिस्टम, अलग थलग सिस्टम, उसका इस दुनिया के किसी और सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं है, उस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोल देंगे। तो किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज होता है उसका हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल देख लें, तो फिर डालो क्या एग्जाम्पल्स। जैसे आपने रेडियो एक्टिव डीके क्या है, इसका एग्जाम्पल है रेडियो एक्टिव, जैसे एग्जाम्पल तो यही हो गया आपका, इसको पूरा में लिख देना, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, अगर मैं रेडियो एक्टिव डीके की बात करता हूँ तो रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है, जैसे मैं रेडियो एक्टिव डीके लूँ किसका, यूरेनियम 238 और इसका वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर 92 होता है, 92, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू थोरियम 90 और 234 प्लस अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस 2He4। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं चार्ज की बात करूँ, क्यू चार्ज की बात करूँ, यहाँ पर कितना है, यहाँ 92 E के बराबर चार्ज है। ठीक है, 92 क्या होता है, जेड होता है ना, तो जेड इक्वल टू क्या है 92, तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, जेड के बराबर, और एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, ई चार्ज होता है, तो नेट चार्ज कितना होगा 92E, और इस न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना होगा 90E, और ये क्या है अल्फा पार्टिकल यहाँ पे हीलियम का न्यूक्लियस, इसमें कितना चार्ज हो गया 2E। अगर ऐसे में क्या निकालूँ, डेल्टा ई यानी चेंज इन चार्ज निकाल, तो चेंज इन चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो एक रिएक्शन हुई और इस रिएक्शन के दौरान चार्ज क्या रहा, कंजर्व रहा। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है किसका, चार्ज कंजर्वेशन का। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, जैसे एक बड़ी अच्छी प्रोसेस होती है हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स में, वो क्या होती है, पेयर प्रोडक्शन, यानी एक गामा फोटोन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल में क्या होता है, टूटता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में क्या होता है, टूटता है। अगर मैं यहाँ पर चार्ज की बात करूँ तो ये फोटोन है, तो इसका चार्ज कितना हो गया 0 हो गया, इसका चार्ज कितना हो गया -1 हो गया, और इसका चार्ज कितना हो गया -1E, और इसका कितना हो गया +1E हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो जो मेरे पास चेंज इन चार्ज है बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, वो कितना हो गया, मेरा 0 हो गया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर क्या रह रहा है, मेरा चार्ज क्या रह रहा है, कंजर्व है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ 0 है, तो चेंज कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन को सीखेंगे कि दिस इज चार्ज कंजर्वेशन। वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, वी कैन ओनली ट्रांसफर इट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, या फिर फॉर इन अदर वर्ड, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक, ओके, ना आगे बढ़े, जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख देना यूं करके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। और प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास क्या, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, हिंट डालो क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है मेरी क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, ये देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहली चीज कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट, यानी अलग अलग। इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट यानी अलग अलग, हिंदी में बोलो तो इसका मतलब अलग अलग। ठीक है, अलग अलग। ओके, ना हुआ क्या था, जब उस समय यानी बेंजामिन फ्रैंकल के ज़माने में क्या माना जाता था कि जो चार्ज है वो फ्लूइड की तरह है, यानी कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, और हम जानते हैं फ्लूइड जो होता है ना, एयर हो गया, वाटर हो गया, जो एयर एंड वाटर होते हैं वो भी कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि एयर और वाटर भी किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल या फिर एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। ठीक है, तो इवन एयर एंड जो मॉलिक्यूल है, सॉरी एयर एंड जो वाटर है वो भी डिस्क्रीट नहीं होता है। तो चार्ज कैसे, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, जैसे कि तो दोबारा बोलूँ, तो जैसे कि क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकल के ज़माने में क्या अज्यूम किया जाता था कि जो चार्ज होता है ना, किसी बॉडी में जो चार्ज होता है वो कैसे होता है, कंटिन्यूअस होता है, एक फ्लूइड के समान होता है। लेकिन जो फ्लूइड है ना वो भी क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। फ्लूइड का मतलब जैसे ये एयर होगी हमारे कमरे की, या बोल सकते हैं वाटर हो गया, वो भी क्या नहीं होता, कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एयर भी किससे मिलकर बनी होती है, मॉलिक्यूल या फिर एटम से मिलकर बनी होती है, तो वो भी क्या है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कंटिन्यूअस हो सकता है, या बोल सकते हैं वो भी क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो कि
चार्ज इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिस्क्रीट। तो सबसे पहले तो ये लिखो कि चार्ज इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिस्क्रीट। ये कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है। ये कंटिन्यूस नहीं होगा, कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है। चार्ज इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिस्क्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब डिस्क्रीट होता है तो डिस्क्रीटनेस किस ऑर्डर में होती है? तो यहां पर लिखो चार्ज इन एनी बॉडी एंड चार्ज इन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होता है? देखो एक वर्ड आया यहां पर, क्या? क्वांटा ऑफ चार्ज। चार्ज इन एनी बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज। अब क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होता है? देखो क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? यानी सबसे यूनिट, यानी सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है उसी को हम क्या बोलेंगे? क्वांटा ऑफ चार्ज बोलेंगे। क्वांटा ऑफ क्या हो सकता है? सबसे छोटा चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज। तो क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, या फिर उसी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं। अगर देखो ये तो आप बीएससी, या तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, या फिर आप इसको कहाँ पढ़ रहे हो? एमएससी में पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप बीएससी में पढ़ रहे हो तो आपने अभी क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ी होगी, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। लेकिन ये इतना अजीब भी नहीं है, क्योंकि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है और वहाँ पर आपने क्वांटा ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। एंड क्वांटा ऑफ एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। और आपने पढ़ा था कि आपने एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज होती है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वहाँ पर जो एच न्यू था वो क्या था? क्वांटा ऑफ एनर्जी था। इन द सेम वे यहाँ पर जो क्वांटा ऑफ चार्ज है वो क्या है? चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन है। एंड विच इज इक्वल टू किसका होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? तो हेंस कि चार्ज इन एनी बॉडी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? प्लस माइनस NE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। एंड दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि किसी एक बॉडी में चार्ज कैसे हो सकता है? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यानी जहाँ पर N इक्वल टू क्या है मेरे पास? 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ है। तो Q इक्वल टू क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, कोई चार्ज नहीं, या न्यूट्रल होगा, या क्या हो सकता है? प्लस E हो सकता है, या माइनस E हो सकता है। प्लस E हो सकता है, या फिर माइनस E हो सकता है, या प्लस 2E हो सकता है, या फिर माइनस 2E हो सकता है। ठीक है, या फिर माइनस का 3E हो सकता है, या फिर प्लस 3E हो सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ एंड सो ऑन, ऐसे कुछ हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों चीज़ें, तो इस तरीके का चार्ज हो सकता है। तो चार्ज कैसा नहीं हो सकता? इट कैन नॉट बी इन फैक्टराइज फॉर्म, यानी ऐसा नहीं हो सकता। कैसा? 1/2E, 3/2E, ऐसा नहीं हो सकता। 3/2E एंड सो ऑन, ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज कैसा होगा? इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज होगा। क्लियर हुई बात? अब देखो, जैसे मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया, इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने दो पार्टिकल के, यहाँ पे दो एलिमेंट्री पार्टिकल का डिस्कस किया, जिनको मैंने क्या बोला था? क्वार्क बोला था। एंड विच आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर यूनिवर्स। और मैंने ये बोला था कि चार्ज इन क्वार्क, ठीक है, तो चार्ज इन क्वार्क होता है, देखो यहाँ पर नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। नोट कुछ ऐसा है, सिंस चार्ज इन क्वार्क इज इक्वल टू इज 3/2E, और या फिर तो 3/2 होता है, क्या होता है? 2/3E, ऐसा होता है कुछ, नहीं गड़बड़ रहा। क्या होता है? एक मिनट रुक गया। क्या होता है चार्ज? 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1, हाँ क्या होता है? 2/3 होता है। तो चार्ज इन क्वार्क इज 2/3E एंड माइनस का 2/3 माइनस का 1/3E। ठीक है, इनमें से कोई एक चार्ज होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं किसकी बात करूं? अब क्वार्क की बात करूं, किसकी बात करूं? अब क्वार्क की बात करूं तो इसमें कितना चार्ज होता है? 2/3E के बराबर चार्ज होता है। अगर मैं किसकी बात करूं? डाउन क्वार्क की बात करूं, डाउन क्वार्क की बात करूं तो इसमें कितना चार्ज होता है? माइनस का 1/3
ई चार्ज होता है। तो यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है कि जो हमारे पास क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो क्या हो गया है, फेल हो गया है, बिकॉज दिस इज नॉट विच क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टेल अस। यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है कि इस अप क्वार्क को दिखाते हैं किससे, यू से, और डाउन क्वार्क को दिखाते हैं किससे, डी से, कि अप क्वार्क में कितना चार्ज है, 2/3 ई चार्ज है, और डाउन क्वार्क में कितना चार्ज है, माइनस का 1/3 ई चार्ज है। और जो ये अप क्वार्क अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क होते हैं, ये क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। तो अब इसका जस्टिफिकेशन कैसे दोगे? तो क्वेश्चन ये आता है, क्या यहाँ पर जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो फेल हो गया है? आंसर है नहीं, फेल नहीं हो रखा है। देखो ऐसा क्यों है, मतलब इनका एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है? एक्चुअल में क्या होता है, जो मेरे पास अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क होते हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब एक अकेला अप क्वार्क नहीं मिलेगा या फिर एक अकेला डाउन क्वार्क नहीं मिलेगा, हमेशा एक किस में पाए जाते हैं, कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं। यानी कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, दे आर नॉट फॉर्म इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। यानी ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, जहां पर अप क्वार्क होगा उसके साथ साथ वहां डाउन क्वार्क भी होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं आपको, अगर मैं किसकी बात करता हूं, प्रोटॉन की बात करता हूं, तो जो हमारे क्वार्क होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाते हैं या फिर न्यूक्लियॉन बनाते हैं। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। यानी जो क्वार्क हैं वो आइसोलेटेड पार्टिकल नहीं है, और ये चीज़ किसके लिए पॉसिबल है, किसी एक आइसोलेटेड पार्टिकल के लिए या फिर किसी बोलते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटॉन बनाते हैं। आप देख सकते हैं, देखो एक अप क्वार्क का चार्ज कितना है, 2/3 ई, कितना होता है 2/3 ई, एंड प्लस और दूसरे अप क्वार्क का अगेन 2/3 ई, और फिर माइनस का कितना आ जाएगा 1/3 ई, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 4 में से 1 गया 3 और 1 कितना आ गया, ई आ गया, एंड दिस ई इज चार्ज इन अ प्रोटॉन। ये क्या होता है, ई क्या होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो क्वार्क हैं वो किस फॉर्म में है, मतलब एक कंबाइंड फॉर्म में है, एक आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये मतलब किसको वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या नहीं कर रहे हैं, वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज स्टिल वैलिड। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वार्क में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यों नहीं होता है। तो उसका आंसर क्या है कि क्वार्क क्या होते हैं, क्वार्क इज ए नॉट आइसोलेटेड पार्टिकल, दे आर फॉर्म इन ए कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, एक अकेला अप क्वार्क और एक अकेला डाउन क्वार्क कभी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, क्लियर इतनी बात? ओके ना, मैं एक बार टाइम देख लूँ कितना हो रखा है। ओके चलो, थोड़ा और हो जाएगा, कोई बात नहीं, 57 मिनट हो गए वैसे, या रोक दूँ? बताओ, अब बताओ क्या करें, 57 मिनट हो गए। एक काम करते हैं, इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बचा क्या है, बचा है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या बचा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बचा है। तो हिंट डाल दो, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताया कि चार्ज को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें आता है एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा क्या आता है हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, 3 पार्ट पढ़ेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 2 पार्ट आते हैं, कौन कौन से, एक पॉइंट चार्ज और दूसरा क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आज जो पहला लेक्चर है इसका नमः शिवाय यहीं पर करते हैं, और आई होप मैं जो बता रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा होगा। अगर ये आया है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मतलब बच्चों तक पहुँचाइए इसको कि एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो बच्चों को पता चलना चाहिए कि हाँ, कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इस लेवल की पढ़ाई जाती है, और इतने अच्छे से पढ़ाई जाती है, पूरा चीज़ ऐसे बोर्ड पर लिखा जाता है, बच्चों को मतलब पता चलना चाहिए। ठीक, क्योंकि जब बच्चे मतलब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरे को भी अच्छा फील होगा, क्योंकि मेरी वजह से किसी को क्या हो रहा है, मतलब सहायता हो रही है। ठीक, ओके, तो इतना ही मुझे कहना है बस। बाकी तो आप समझदार हो, आप बच्चे थोड़ा हो, आप क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा हो, आप मेरी उम्र के बच्चे हो। ठीक है, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरी उम्र के होंगे, ठीक है, 24-25 साल के। ओके, तो आपको मतलब कुछ भी कहने की ज़रूरत है ही नहीं, और आप लोग खुद ही कर दोगे, मतलब जो भी आपको मेरे चेहरे में दिख रहा हो कि इस बंदे को क्या ज़रूरत है ठीक है, तो वो आपने खुद ही कर देना है, ऐसे मतलब कुछ नहीं है। ठीक, तो बस इतना ही मुझे कहना है। मैंने 2 बार बोल देना, इतना ही मुझे कहना है, इतना ही मुझे कहना है, मैं फिर भी कह जा रहा हूँ उसके बाद, वाह क्या
क्या बात है। चलो बाय, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।